इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, जैसे आज है जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऐसे कोई भी स्टेट नहीं था। ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये डिवाइडेड थे इनटू किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम ऑस्ट्रियन एम्पायर की बात करते हैं। यहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स जो लोग हैं, जो राजा महाराजा जो लोग हैं, जो रईस लोग थे, वो लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। याद रखना, हम ऑस्ट्रियन एम्पायर की बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रियन एम्पायर में दो इटालियन प्रोविंस था, मतलब दो इटाली के दो एरिया ऑस्ट्रियन एम्पायर के पास था। वो था लोम्बार्डी एंड वेनेसिया, और वहाँ के जो लोग हैं वो इटालियन बोलते थे। तीसरा, जो हंगेरी एरिया जो है, ये जो हंगेरियन एरिया है, यहाँ के कुछ लोग मिग्यार लैंग्वेज बोलते थे और कुछ रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलते थे। अगर हम गैलिसिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो यहाँ के जो लोग हैं वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। अब यहाँ के जो लोग हैं, ना ही वो सेम कल्चर शेयर करते थे, ना ही सेम लैंग्वेज बोलते थे, और ना ही उनका सेम आइडेंटिटी था। सो ये जो नेशनलिज्म जो है और हमारा जो नेशन स्टेट का जो आइडिया है, ये बाहर कैसे हो रहा। सो बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप का जो सोसाइटी था, यूरोप का जो लोग जो थे, वो दो हिस्सों में डिवाइड थे। एक थे एरिस्टोक्रेट्स, मतलब जो राजा महाराजा जो रईस लोग थे, और दूसरा था हमारा पीजेंट्री, जो फार्मर्स लोग जो थे, जो वर्कर्स थे, वो जो लेबरर थे। तो पहले हम बात करेंगे एरिस्टोक्रेट्स की। ये एरिस्टोक्रेट्स ये जो जनरली ये टाउन्स एरिया में रहते थे, पहला चीज। दूसरा चीज, इनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड्स जो होते हैं, जो जमीन जो होता है, इनके पास ही होता था। थर्ड, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ पर याद रखना, जो एरिस्टोक्रेट्स जो हैं, जो मेजर एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट, इनके जो फैमिलीज जो हैं, ये अपने मतलब रईस घराने से ही ये लोग शादी करते थे। मतलब जो रईस होते थे वो सिर्फ रईस घराने से ही शादियां करते थे। सो मतलब ये है कि ये लोग नंबर से अगर हम काउंटिंग करें तो ये जो उनकी आबादी से ये बहुत ही कम थे, बट ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को ये डोमिनेट करते थे। अगर हम पीजेंट्री की बात करें, अगर जो फार्मर्स जो लोग हैं, जो वर्कर्स जो लोग हैं, अगर उनकी बात अगर हम करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा थे आबादी में। वो बहुत ही, उनका जो नंबर जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, और वो लोग काम करते थे, लैंड में काम करते थे एज टीनेंट, एज ए स्मॉल ओनर, और गुलामो सर्फ, मतलब गुलाम, एज ए गुलाम वो काम करते थे एरिस्टोक्रेट्स के लैंड पे। और फिर शुरू होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, ये पहले शुरू होता है इंग्लैंड में, और इन द लेट 18th सेंचुरी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास ही ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है इंग्लैंड में, और बाकी यूरोप में ये शुरू होता है 19th सेंचुरी में। अब इसी से, यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक नया ग्रुप, एक एज मिडिल क्लास एमर्ज होता है, जिसमें बिजनेसमैन शामिल होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, और यही मिडिल क्लास ग्रुप होते हैं जो कि नेशनलिज्म, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और जो नेशन स्टेट जो का जो आइडिया है, ये लोग क्रिएट करते हैं और लोगों के बीच में ये लोग स्प्रेड करते हैं। अब हम जानेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। पहला चीज, जो टर्म लिबरलिज्म जो है, ये एक लैटिन वर्ड से आता है, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। लिबरलिज्म, द टर्म्स लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, व्हिच मींस फ्री। अब फ्रीडम मतलब और जो लिबरलिज्म मतलब सबके लिए समान नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए अलग होता था, उनके सोच के हिसाब से अलग होता था। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए अलग होता था, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए अलग होता था। जैसे कि मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक उसी तरह फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जो थे, उनके हिसाब से लिबरलिज्म का मतलब होता है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें, तो बिजनेस क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। अब ये स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना में जो 1815 में जो साइन किया गया था, जो 39 स्टेट था, जिसको हम जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स कहते हैं, लगभग हर एक स्टेट के पास अपना खुद का करेंसी था और खुद का वेट एंड मेजरमेंट था। अब ये वेट एंड मेजरमेंट क्या है समझते हैं। लेंथ को मापने के लिए उस वक्त एले का यूज किया जाता था, बट ये जो एली था, इसका वैल्यू भी हर स्टेट पे अलग अलग था। जैसे कि फ्रैंकफर्ट पे 1 एले इज इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक उसी तरह मेंस पे 55.1 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ था 1 एले का वैल्यू। उसी तरह इन नुरेमबर्ग पे 1 एली का वैल्यू था 65.6 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब ये है कि हर एक स्टेट का अपना खुद का वेट एंड मेजरमेंट था। अब ये पहला चीज। दूसरा चीज,
स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए टैक्स लगता था। मतलब अगर कोई 4 स्टेट को अगर कवर करके जाएगा, क्रॉस करके जाएगा, तो वो 4 बार उसको टैक्स देना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या किया गया, इन द ईयर 1834 पे एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम है जुल्वरिन। ये 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, या फिर शॉर्ट मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन भी ये बन सकता है। सो ये याद रखना, इन द ईयर 1834 पे एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम था जुल्वरिन, और ये फॉर्म किया था प्रशियन एम्पायर ने। और बाद में सारे के सारे जो जर्मन स्टेट्स हैं, जो 39 जर्मन स्टेट्स हैं, वो सब इसमें ज्वाइन हुए थे। तो इसमें क्या था, क्या क्या प्रोविजन था। पहला था उनका जो करेंसी जो था, जो सबके पास लगभग जो करेंसी था, वो कम करके सिर्फ 2 करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2, पहला। दूसरा, जो टैरिफ बैरियर्स जो था, जो स्टेट रेस्ट्रिक्टेड, जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन था, उसको हटा दिया गया। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए जो टैक्स लगता था, अब वो टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, वो एक रेलवेज लाइन वो लोग एक क्रिएट किए जिससे जो मर्चेंट लोगों को जो इकोनॉमिक स्फीयर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया। सो ये था जुल्वरिन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, मतलब नेपोलियन कोड हम लोग पढ़े थे इन द ईयर 1804 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1815 के बाद क्या हुआ। सी, इन द ईयर 1815 में नेपोलियन बोनापार्टा को हरा दिया गया, और उसको 4 जो ग्रेट पावर्स हैं यूरोप के, वो चारे मिलके ही नेपोलियन बोनापार्टा को हराए थे। वो थे प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड ब्रिटेन। इन चारों ने मिलके नेपोलियन बोनापार्टा को हराए थे। अब जो नेपोलियन बोनापार्टा है वो यूरोप के बहुत सारे रीजन्स को अपने कंट्रोल में लिया था। हम लोग पढ़े थे जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ द इटालीज, फिर जर्मन जो कन्फेडरेशन, जो उस वक्त जर्मन कन्फेडरेशन नहीं था, बट पूरा का पूरा जो जर्मन एरिया को वो अपने कंट्रोल में रखा था। अब उस सारे टेरिटोरी को सेटल करने के लिए, मतलब यूरोप के सारे टेरिटोरी को सेटल करने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े पावर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रसिया, ये चारों ने मिलके एक ट्रीटी वो लोग साइन करते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना 1815। और ये जो ट्रीटी था, इसको होस्ट कर रहा था, ये जो कांग्रेस था, इसको होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, वो होस्ट कर रहा था द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। और इसमें कुछ बहुत सारे प्रोविजंस थे, जैसे कि पहला प्रोविजन था बार्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रेंच में रिस्टोर किया जाता है। जो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बार्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, फिर बार्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रेंच थ्रोन दिया जाता था, मतलब फ्रेंच एम्पायर उसको फिर से मिल गया बार्बन डायनेस्टी को। दूसरा, फ्रांस ने बहुत सारे टेरिटोरीज को एनेक्स किया था अंडर नेपोलियन के कंट्रोल में। बहुत सारे एरिया को, टेरिटोरी को वो लोग अपने कंट्रोल में लिए थे। वो सारे के सारे टेरिटोरी फ्रांस हरा देता है, फ्रांस खो देता है। अब उन सारे टेरिटोरीज के बारे में हम बात करेंगे। पहला था, रशिया को मिलता है वेस्टर्न बाउंड्रीज में कुछ टेरिटोरीज मिलता है, और एक पर्सन ऑफ सैक्सोनी का एक पर्सन मिलता है। दूसरा, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटाली मिलता है। फिर रशिया को पोलैंड मिलता है, और नॉर्थ में द किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड को बेल्जियम मिलता है। बेल्जियम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड्स को मिलता है बेल्जियम, और साउथ में पिडमॉन्ट को मिलता है जेनोआ। ये दोनों जो एरिया है ये इटालियन टेरिटोरी है। पिडमॉन्ट को मिलता है साउथ में जेनोआ। और जो जर्मन जो एरिया था, जर्मन स्टेट जो था, उसको जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 बना दिया जाता है, और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ये जो ट्रीटी ऑफ वियना का जो मोटिव था, जो मेन मोटिव था, वो था कि वो फिर से मोनार्चियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था, जो फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद खत्म हो गया था यूरोप में, और लगभग वो सक्सेस भी हुए थे। अब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, मतलब आफ्टर 1815 जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, वो डर गए थे, और वो लोग सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करने लगे, और अपने मूवमेंट्स को वो सीक्रेटली ऑपरेट करने लगे। ऐसा एक रिवोल्यूशनरी था गुसिपी मैजिनी। ही वॉन इन जेनोआ इन द ईयर 1805, मतलब वो इटाली के एक रीजन में वो पैदा हुआ था। उस वक्त इटाली जो था वो 7 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था। अब वो अपने जवानी के टाइम पे वो एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करता है जिसका नाम है कार्बोनेरिया, और उसका जो मेंबर को कार्बोनेरिया कहा जाता है। अब वो 2 और सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करता है, एक यंग इटली इन मर्सिलीज पे, और दूसरा है यंग यूरोप बर्न। और यंग यूरोप के जो मेंबर थे वो जैसे कि जर्मन के यंग हो, चाहे पोलैंड के यंग, या फिर इटली के जो जवान लोग हैं, वो इसमें शामिल होते थे यंग यूरोप पे। ठीक है, ये याद रखना, ये एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है, यंग इटली एंड यंग यूरोप।
अब ये जो मैज़नी सोचता था कि जो इटली है वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो एक यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए, मतलब जो पावर है वो लोगों के पास होना चाहिए। और वो आगे जो इटालियन जो यूनिफिकेशन प्रोसेस होता है ये उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब इसका जो विजन था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो विजन था, वो कंजर्वेटिव लोगों को, राजा महाराजा लोगों को डरा देता था। इसीलिए जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसे कहता था द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये भी याद रखना। तो ये था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848।